तो भाइयों, एक बार हमारी जुताई कंप्लीट हो जाती है तो अगला जो हमारा टारगेट होता है वो होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति करना। जो मिट्टी टाइट है, कठोर है, सख्त है, उसको नरम बनाना, उसको मुलायम बनाना। और जिस मिट्टी के अंदर पानी पकड़ने की, पोषण पकड़ने की क्षमता नहीं है, उसकी संग्रह शक्ति को बढ़ाना। अब ये तीनों काम कैसे पूरे होंगे? इन तीनों कामों को पूरा करने के लिए हम आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, जिसे कहा जाता है गोबर की खाद, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। ये सारे नाम एक ही है। तो इन तीनों कामों को पूरा करने के लिए हमें जाना होगा खेत की तैयारी के दूसरे भाग के ऊपर, यानी कि गोबर की खाद। लेकिन साथियों, इस एपिसोड में हम ये बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं कि गोबर की खाद डालने के क्या क्या फायदे हैं। आप में से सब किसान ऑलरेडी ये सब जानते हैं। ना ही हम ये कहने वाले हैं कि हर साल आप अपने खेतों में 8 से 10 टन गोबर की खाद डाल लें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम आज के एपिसोड में केवल उन प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिनसे आज किसान भाई जूझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन आपको देकर जाएंगे। तो भाइयों, इस सर्वे के दौरान हम कुछ किसान भाइयों से मिले और ये समझने की कोशिश करी कि अगर गोबर की खाद डालने के इतने ही फायदे हैं तो क्यों आज भारत के किसान हर साल अपने खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन शायद ये इतना भी आसान नहीं है। किसानों के सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स है इसको लेकर। पहली समस्या, हमारे पास लैक ऑफ सप्लाई। हमारे पास इतनी मात्रा में खाद अवेलेबल ही नहीं है कि हम अपने खेतों की पूर्ति कर सकें। जनरली वैज्ञानिकों द्वारा 8 से 10 टन गोबर की खाद हर साल खेत में डालने की सिफारिश की जाती है। लेकिन जिन किसान भाई के यहाँ 8 से 10 एकड़ जमीन है, वो 40 से 50 ट्रॉली खाद कहां से अवेलेबल करेगा? ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है, अगर कोई किसान अपना जेब खर्च करके गौशाला वगैरह से गोबर की खाद खरीद भी लेता है, स्टिल जो उन्हें खाद मिलती है वो पूर्ण रूप से सड़ी गली खाद नहीं होती। वो एक प्रकार की कच्ची खाद होती है, जिसका रिजल्ट आने में करीब 1 साल से भी लंबा समय किसान भाई को लग जाता है। और कच्ची खाद डालने से कई बार हमारी मिट्टी में दीमक का प्रकोप भी बढ़ता है। ये 2 प्रॉब्लम है जिनके कारण किसान आज गोबर की खाद यूज नहीं कर पा रहे। एक तीसरी समस्या भी है, गोबर की खाद को तैयार करने की पद्धति काफी डिफिकल्ट है। वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी जाती है कि आप मिट्टी में गड्ढा तैयार करें, उस गड्ढे में 1-2 ट्राली गोबर की खाद डाल लें, उसमें पानी डालें और उसको ढक दें। फिर वो 6 से 7 महीने में आपकी खाद पूर्ण रूप से तैयार होकर निकलती है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए किसान भाई इस प्रोसेस से भी बचते हैं। तो इन तीनों चीजों का समाधान करना जरूरी है ताकि किसान भाई जागरूक हो और गोबर की खाद का सही इस्तेमाल समझे। इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए हमने कुछ डॉक्टर से सलाह ली, कुछ वैज्ञानिकों से संपर्क किया और मेरा खुद का इस फील्ड के अंदर एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, जब हमारे पास किसी चीज की सप्लाई ऑलरेडी कम है तो हमें उस सप्लाई को बढ़ाने पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, हमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसके अंदर आप केवल 1 ट्रॉली गोबर खाद से, केवल 1 ट्रॉली से आप अपने खेत की पूर्ति हर साल कर पाएंगे। ये 1 ट्रॉली कम से कम 4 से 5 ट्रॉली खाद के बराबर होगी। और इस खाद को तैयार करने के लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, कोई गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज से करीब 2 साल पहले मैंने एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जाइडेक्स करके, उसमें काम किया था। हालांकि किसी कारणवश मैंने वो जॉब छोड़ दी, लेकिन वहां मैंने इस खाद को तैयार करने का फॉर्मूला सीख लिया था, जो आज मैं सभी किसान भाइयों से साझा करना चाहूंगा। साथियों, अगर हम हमारी गोबर की खाद के अंदर बैक्टीरिया, मित्र फंगस और NPK कंसोर्टिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी खाद 6 महीने की बजाय मात्र 3 महीने के अंदर सड़ गल कर तैयार हो जाती है। वो काले रंग की खाद बन जाएगी, उसमें से स्मेल नहीं आएगी। खाद को पहचानने का यही तरीका है, जब आप उसको स्मेल करके देखेंगे तो उसमें मिट्टी जैसी खुशबू आनी चाहिए और उसका रंग गहरा काले रंग का होना चाहिए। तो वो खाद आज मैं आपको तैयार करनी बताऊंगा। साथियों, आप में से बहुत सारे किसान भाई हैं जो माइकोराइजा को जानते हो। ज्यादातर जिसे किसान भाई फूट की थैली भी कहते हैं, वो काले रंग का होता है अंदर से। साथियों, माइकोराइजा वो मित्र फंगस है जो हमारी जड़ों के साथ मिलकर एक जाल बनाती है, जिससे हमारी जड़ों की लंबाई बढ़ती है। और दूसरा, हमारी जड़ों को फास्फोरस देने का काम करता है। जो हम DAP डालते हैं फास्फोरस के लिए, वो भी जड़ों पर काम करता है। माइकोराइजा भी फंगस है जो DAP का काम करता है, लेकिन एक जैविक प्रोडक्ट है।
हमें समझने की ये जरूरत है कि आप इस माइकोराइजा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाखों करोड़ों माइकोराइजा बना सकते हैं, जो आपकी मिट्टी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, चाहे गेहूं की पराली पड़ी है, वो उन सबको गलाकर ऑर्गेनिक कार्बन खाद बना देगा। वही काम करेगी जो आपकी गोबर की खाद करती है। तो ये जो हम एक ट्रैली खाद तैयार करके आपकी मिट्टी में डलवाने वाले हैं, ये एक ट्रैली खाद से आपकी पूर्ति नहीं होगी। ये तो एक प्रकार का जामुन है जिससे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, लाखों करोड़ों फंगस का जन्म होगा, जो आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक खाद को तैयार करेंगे फसल के अवशेष को गड़ाकर। बहुत सारी कंपनीज के मैं भी माइकोराइजा यूज कर चुका हूं, लेकिन ये कंपनी जो गुजरात की है, ज़ाइडेक्स कंपनी, ये केवल माइकोराइजा बेस्ड कंपनी है। इनके कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं आते हैं। तो उस टाइम जब हमने इनका प्रोडक्ट यूज किया तो बाकी कंपनी के माइकोराइजा दानेदार आते हैं, लेकिन इनका जो माइकोराइजा वो व्हाइट चाक पाउडर की फॉर्म में आता है। बिल्कुल प्योर वो माइकोराइजा है। हाँ, ये जरूर है कि वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है। करीब 10 किलो की उसकी जो पैकिंग है 2000 के समथिंग किसान को पड़ती है। एक ट्रॉली गोबर की खाद को तैयार करने के लिए आपको वही माइकोराइजा का यूज करना होगा। इसके लिए आप एक प्रोसेस अपनाएं। आप एक ट्रॉली गोबर की खाद लिए और उसको किसी घर के पास ऐसी जगह पर डाल दे जहां पर आपके पास तराई करने के लिए पानी का स्रोत अवेलेबल हो। इस ढेरी को डालने के बाद आप कस्सी या किसी फावड़े से इसके बीच में से गोबर की खाद निकाल ले और इस पूरी ढेरी को कटोरी के आकार में बना दे। भाइयों, इस ढेरी को कटोरी के आकार में बनाने का भी एक वैज्ञानिक रीजन है, क्योंकि इसके बीच की खाली जगह में हम एक कल्चर डालने वाले हैं, जिसके लिए आप एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, 1 किलो ट्राइकोडर्मा। आप इसके लिए किसी अच्छी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज करें, या तो आप IPL का ले सकते हैं या टी स्टेन्स का ले सकते हैं। साथ में 1 किलो सूडोमोनास। ये दोनों मित्र फंगस है। हमारे मिट्टी में जितनी भी फंगस है, हार्मफुल फंगस है, ये उनको खत्म करने का काम करेंगी। दूसरा, आप इसके अंदर 1 बोतल जो किसी भी इफ्को सेंटर से आप वेस्ट डिकम्पोजर की जरूर लें। तीनों चीजों को मिलाकर आप 5 मिनट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएं। उसके बाद आप किसी भी डब्बे से, किसी बाल्टी से इस पानी के घोल को अपनी ढेरी के ऊपर डाल दें। बाल्टी से पूरा यूनिफॉर्मली डालना है, हर जगह 1-1 बाल्टी आप पूरी डाल दो ताकि पूरी ढेरी गीली हो जाए। और बाकी बचे हुए घोल को आप ढेरी के बीच में डाल दें और उसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिला दें ताकि एक ऊपर लेवल तक पानी उसके अंदर आ जाए। बाद में आप कस्सी से जो साइड में खाद गिरी थी उसको वापस से ढेरी के ऊपर उसको बंद कर दें। और ताकि इससे होगा क्या, आपका जितने भी जीवाणु हमने डाले हैं, ट्राइकोडर्मा है, माइकोराइजा है या फिर वेस्ट डिकम्पोजर है, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से पूरी ढेरी के अंदर फैल जाएगा। इसके बाद हमें इसे पराली से ढक देना है ताकि सीधी धूप इसके ऊपर ना आए, और 2 से 3 दिन के बाद में हमने इसकी तराई करते रहनी है। तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड से आपको काफी नई बातें सीखने को मिली होंगी। लेकिन खेत की तैयारी का तीसरा भाग अभी भी पेंडिंग है, बेसल डोज। आज वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए आज हम इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसल डोज के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन कौन से फर्टिलाइजर आप कपास की खेती के लिए यूज करें, आप अपनी मिट्टी के अनुसार कैसे फर्टिलाइजरों का चुनाव करें, कौन से फर्टिलाइजर आपस में मिक्स होते हैं, कितनी डोज हमें किस स्टेज के ऊपर देनी होती है, इन सभी सवालों को हम जानेंगे अगले पार्ट में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन पर भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहें। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय जवान जय किसान।